friends, as you know, I was explaining you chapter number 2 which is microorganisms and foods. Now हम इसमें अपना next topic start करते हैं, food poisoning. Under favorable conditions, microbes like bacteria or fungi grow on food items and produce toxic substances. जब किसी microbe जैसे कि बैक्टीरिया या फंगी को कुछ फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो ये कुछ फूड आइटम्स पर उगाते हैं और वहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मीन्स जहरीली चीज़ें अपने अंदर से निकालते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं जहरीले सब्सटेंसेस. दीज सब्सटेंसेस मेक द फूड पॉइजनस, और ये सब्सटेंसेस हमारे फूड को पॉइजनस बना देते हैं, जहरीला. दिस पॉइजनस फूड इज़ कॉल्ड स्पॉइल्ड फूड, और इस जहरीले खाने को हम बोलते हैं स्पॉइल्ड फूड, यानी कि ख़राब खाना. स्पॉइल्ड का मतलब होता है बेकार, ख़राब. द स्पॉइल्ड फूड कैन बी आइडेंटिफाइड बाई its bad smell, surface discoloration, slimy or cotton-like growth on the surface, sour taste, etc. और इस स्पॉइल्ड फूड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसकी बैड स्मेल से इसकी बदबू आने लगती है, ख़राब हो जाता है तो खाना. सरफेस डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब उसका कलर बदल जाता है, और कुछ कॉटन जैसी पतली लचीली सी हमारी कुछ सरफेस पर ग्रोथ उगाती हैं खाने के सरफेस पर, खट्टा टेस्ट हो जाता है. इस तरीके से हम और भी बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन हैं इसमें जिससे हम इसको पहचान सकते हैं. इफ़ ईटन इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स एंड समटाइम्स इवन डेथ. अगर हम इस ऐसे खाने को खाते हैं तो इससे हमें सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और यहाँ तक कि इंसान की डेथ भी हो सकती है. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो ये फूड पॉइजनिंग होती है, ये होती है स्पॉइल्ड फूड को खाने से. जो स्पॉइल्ड फूड हुआ है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इनके कंजम्पशन से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. इनके कंजम्पशन से फूड पॉइजनिंग होती है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं हमारे फूड पर और ऐसे फूड को हम खा लेते हैं तो इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. माइल्ड फूड पॉइजनिंग मे लीड टू एन अपसेट स्टमक एंड डायरिया. जो हल्की फूड पॉइजनिंग होती है उसमें तो स्टमक अपसेट हो जाता है, मतलब उसमें दर्द वगैरह होने लगता है और डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग हो जाते हैं. वेयर एज अ सेवर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, जब एक तेज़ हमें फूड पॉइजनिंग होती है, इट मे लीड टू नोजिया. इसमें इंसान का जी मिचलाने लगता है, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में मरोड़ वगैरह दर्द होने लगता है, एंड वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग होने लगती है अलॉन्ग विद डायरिया, और डायरिया के साथ मीन्स लूज मोशन के साथ, लीडिंग टू एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, जिससे बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है बॉडी से. हैंस वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश, कवर्ड एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग. इसलिए हमें हमेशा फ्रेश, कवर्ड और प्रॉपरली कुक, जो अच्छे से पका हुआ खाना हो, ऐसा ही खाना खाना चाहिए फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फूड प्रिजर्वेशन. फूड को बचाना, प्रिजर्व करना. जैसे हमारा फूड खराब हो जाता है उसको हम कैसे प्रिजर्व करें? द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ पेरिशेबल फूड इज़ प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. वो प्रोसेस जिसमें हम फूड के जो हमारे फूड पेरिशेबल होते हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनको केमिकल या फिजिकल मेथड का यूज़ करके इन्हें बचाना, इसे बोलते हैं इस प्रोसेस को फूड प्रिजर्वेशन. यानी कि हमारे जो फूड होता है, जो हमारा जल्दी फूड ख़राब हो जाता है, इसको ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ केमिकल या फिजिकल मेथड का यूज़ करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन. द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर डिस्क्राइब लो. अब कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, वो आपको यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है. देखिए, फर्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन, मीन्स उसमें से पानी को ख़त्म कर देना, सुखाना उसे धूप में, उसके पानी निकाल देना. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें पानी को निकाल दिया जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से. इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट. इससे क्या होता है, जो उसमें अंदर नमी है, जो भी फ्रूट या वेजिटेबल में जो नमी है, पानी है, वो ख़त्म हो जाता है. सन ड्राइंग इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड मटेरियल सच एज वेजिटेबल्स, फिश, मीट एक्सेट्रा. मतलब कि धूप में सुखाना एक बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है ये हमारे फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने का, जैसे कि वेजिटेबल्स, फिश, मीट एक्सेट्रा को. बाय सॉल्टिंग एंड शुगरिंग, ये नेक्स्ट मेथड है आपका. नमक लगा देना या फिर शुगर लगाना, शुगर का मिक्स कर देना, ये भी आपका एक मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉमनली प्रिजर्व बाय यूजिंग सॉल्ट और शुगर. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कॉमनली हम प्रिजर्व करते हैं सॉल्ट और शुगर का यूज़ करके. द फूड आइटम्स आर मेड इनटू जैम. जो फूड आइटम्स होते हैं इनको बना दिया जाता है जैम, जेली या पिकल्स. इन जैम शुगर इज़ यूज. जैम में शुगर का यूज़ किया जाता है. इन पिकल्स और अचार में यूज़ किया जाता है सॉल्ट का. सॉल्टिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज, आंवला, टमारिंड एक्सेट्रा. नमक का यूज़ किया जाता है, जो सॉल्टिंग मेथड है इसका यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए कच्चे आम को, आंवला, टमारिंड मीन्स इमली एक्सेट्रा को. इवन इन केस ऑफ मीट एंड फिश, यहाँ तक कि मीट और फिश को भी सॉल्ट का यूज़ करके प्रिजर्व किया जाता है. शुगर एंड सॉल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द सेल्स. जो शुगर और सॉल्ट होते हैं जो फूड की सेल से वाटर को रिमूव कर देते हैं, देयरबाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं. नेक्स्ट मेथड है आपका पिकलिंग.
Raw mangoes, lemons, gooseberries, and vegetables like cauliflowers, onions, and cucumbers are preserved in vinegar or brine, very salty water, to give it a sharp or spicy flavor and eaten with other food. ये पिकलिंग होता है, मतलब अचार बना देना, इससे भी फूड को प्रिजर्व कर दिया जाता है। हम काफ़ी टाइम तक इसको रख कर खा सकते हैं। जैसे कि कच्चे आम होते हैं, रॉ मैंगोज, लेमन्स मीन्स नींबू, गूसबेरीज मीन्स आंवला, एंड वेजिटेबल्स और कुछ सब्जियां जैसे कि कॉलीफ्लावर, आपकी जो गोभी होती है, अनियंस, प्याज और कुकम्बर, खीरा, इसको प्रिजर्व किया जाता है विनेगर मीन्स सिरका लगाकर, और ब्राइन मीन्स बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी यूज़ किया जाता है इसको प्रिजर्व करने के लिए, और इससे इसमें बहुत ज़्यादा एक शार्प और स्पाइसी फ्लेवर आ जाता है, और इसे हम दूसरे फूड के साथ खा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका रेफ्रिजरेशन, मीन्स आपको उसमें जो हमारा फूड आइटम होता है उसको ठंडी बहुत ज़्यादा डीप फ्रीज़र में रख देना, फ्रीज़र में रख देना, ठंडा करना, इससे हमारे फूड भी प्रिजर्व हो जाता है। फ्रीजिंग स्टॉप द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, जो फ्रीजिंग होती है ये हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन को और ग्रोथ को रोकते हैं, बट डज नॉट किल दैम, लेकिन उसे मारते नहीं हैं। फ्रोजन फूड आइटम इफ फ्रोजन फूड आफ्टर इट इज़ रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर शुड नॉट बी लेफ्ट इन दी ओपन, जो हमारे फ्रोज़न फूड होता है, जैसे हमने अपना फूड हमने फ्रीज़र में रखा, उसको आप निकाल रहे हैं, हम उसे फ्रीजर से रिमूव कर रहे हैं, तो उसे ऐसे ही ओपनली नहीं छोड़ना चाहिए फॉर द लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। एज द माइक्रोब्स विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग अगेन, ऐसा हो सकता है कि उसमें फिर से माइक्रोब फिर से पैदा होने शुरू हो सकते हैं और फिर ख़राब हो सकता है खाना। तो हम रेफ्रिजरेटर में अपना खाना रख रहे हैं तो उसे निकालने के बाद उसका यूज़ कर लेना चाहिए, या फिर बहुत टाइम तक उसे खुले में ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, वरना फिर से उसमें माइक्रोब्स पैदा हो लेंगे, क्योंकि माइक्रोब्स उसके मरते नहीं है, फ्रीज़र में रखने से बस मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका स्मोकिंग। इट इज़ यूज फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ फूड आइटम, ये मेथड किया जाता है फूड के डिहाइड्रेशन के लिए, मतलब उसके नमी को कम करने के लिए। जैसे कि मीट है, फिश है, इनमें से पानी को निकालने के लिए स्मोकिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। इन दिस प्रोसेस स्मॉल पीसेस ऑफ मीट और फिश फर्स्ट रब विद सॉल्ट, इस प्रोसेस में क्या जाता है, जो स्मॉल पीसीज होते हैं मीट के, इसको पहले रब किया जाता है सॉल्ट से, नमक से, एंड देन हंग फ्रॉम सीलिंग, फिर उसे सीलिंग से लटका दिया जाता है, छत से, और कैप्ट ऑन वुडन राफ्टर्स, या किसी वुडन राफ्टर्स पर रख दिया जाता है। दीज पीसेज आर देन डिहाइड्रेटेड, फिर इन पीसेस को डिहाइड्रेट किया जाता है, मतलब इनसे पानी को निकाला जाता है विद द हीट, फिर किस चीज़ से, हीट देकर उसको, एंड फायर लेट बिलो, या उसके नीचे आग लगा दी जाती है, इससे उसके अंदर का जो नमी है, पानी है, वो सूख जाता है। मेथड है आपका कैनिंग। इट इन्वॉल्व्स द कुकिंग ऑफ फूड स्टफ, इसमें क्या जाता है, जो हमारे फूड स्टफ है उसको पहले कुक किया जाता है, पका लिया जाता है, एंड देन स्टोरिंग इन स्टरलाइज्ड टिन कंटेनर्स, फिर उसको स्टोर किया जाता है स्टरलाइज्ड टिन कंटेनर्स में, जिसमें कीटाणु नहीं है, ऐसे टिन के कंटेनर्स में इसे स्टोर कर लिया जाता है। मेथड है हमारा बाय पेस्चराइजेशन। मिल्क इज़ प्रिजर्व बाय दिस मेथड, जो मिल्क होता है हमारा दूध, उसको इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। फर्स्ट द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स टू किल बैक्टीरिया, सबसे पहले मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस का हीट देकर उसे बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक, उसके अंदर के बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। नेक्स्ट इट इज़ कूल्ड वेरी फास्ट, फिर इसको बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाता है, चिल्ड किया जाता है, टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, बैक्टीरिया को उगने से, मतलब ग्रो करने से बचाने के लिए इसे बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाता है गर्म करने के बाद। इट इज़ फाइनली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, फिर इसको फाइनली आखिर में एक लो टेम्परेचर में स्टोर कर दिया जाता है। दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन, और इस मेथड को बोलते हैं प्रिजर्वेशन के पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन किल्स दी बैक्टीरिया इन मिल्क, पेस्चराइजेशन क्या करता है, हमारे जो मिल्क में बैक्टीरिया है उसको मार देता है, एंड डज नॉट अफेक्ट इट्स फ्लेवर, और इसके जो फ्लेवर होता है इसको भी अफेक्ट नहीं होता है, इस पर असर नहीं पड़ता है, इसका फ्लेवर भी ख़राब नहीं होता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर, और इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था, लुइस पैस्चर ने। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। फूड प्रिजर्वेशन ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसके ये निम्नलिखित आपको फ़ायदे मिलेंगे। इट डिक्रीजेज द फूड वेस्टेज, इससे हमारी जो फूड की वेस्टेज होती है वो खत्म हो जाती है। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड, जो स्टोरेज पीरियड होता है मीन्स शेल्फ लाइफ बोलते हैं इसे, कि कितने टाइम तक फूड सही रह सकता है, उसके जो पेरिशेबल फूड मटेरियल्स है उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, स्टोरेज पीरियड होता है, वो भी बढ़ जाता है। इट इंश्योर्स दी अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल्स, और ऐसा होता है कि हम स्टोर करके रख लेते हैं कोई फूड, और अगर उसका सीज़न नहीं है तो ऐसे आउट ऑफ सीज़न में भी हम इसे ऐसे फूड आइटम्स को पा सकते हैं, वो हमें अवेलेबल हो सकते हैं। इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स इवन एट डिस्टेंट प्लेसेस, और इस मेथड से हम अगर कोई दूरस्थ स्थान है, बहुत दूर की जगह है जहाँ पर ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो हम इसे इस तरीके से प्रिजर्व करके दूसरी जगहों पर, दूर जगह पर भेज सकते हैं कि काफ़ी टाइम तक वो सही रहें।
Now our next topic, nitrogen fixation, nitrogen स्थिरीकरण. Our atmosphere contains about 78% nitrogen which exists in molecular form as N2. हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 के रूप में मिलती है. नाइट्रोजन इज़ एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स. और नाइट्रोजन हमारे लिविंग ऑर्गेन्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट है. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. और एक ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और बहुत सारे अदर कंपाउंड्स का. The atmospheric nitrogen cannot be used in its element form directly by plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है इसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते इसके एलिमेंट फॉर्म में. इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. इसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, मेनली नाइट्रेट्स, विच कैन बी इजीली यूज बाय प्लांट्स, इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. वो प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, मेनली नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देना है, जिसका प्लांट्स आसानी से यूज़ कर पाएँ, इजीली यूज़ कर पाएँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण. इट कैन बी फिक्स्ड इन 2 वेज. इसको 2 तरीके से फिक्स किया जा सकता है, नेचुरल फिक्सेशन और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन. सेकेंड है आपका आर्टिफिशियल फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन. नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. इन नेचर नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी फिक्स बाय द फॉलोइंग मेथड. जो कुदरत में, प्रकृति में नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेयर में, वो इन तरीक़ों से होता है. फर्स्ट है आपका फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया. नाइट्रोजन का फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा. द रूट नोडल्स ऑफ सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट. जो कुछ रूट नोडल्स होते हैं फलीदार पौधों की, जैसे कि फलीदार पौधे हैं, बीन्स एक्सेट्रा, कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. इनमें एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं रिजोबियम. These bacteria can directly fix nitrogen gas to nitrogen compound. ये बैक्टीरिया डायरेक्टली जो नाइट्रोजन गैस होती है इसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, विच कैन दैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट. फिर बाद में इसका यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं. नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटिंग. लाइटिंग के द्वारा नाइट्रोजन के फिक्सेशन ड्यूरिंग लाइटिंग इन द स्काई. जब लाइटिंग होती है, आसमान में बिजली चमकती है, व्हेन हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस. और जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, द नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड. जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाती है. दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन रेन वाटर टू फॉर्म अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. ये नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है रेन वाटर में और फॉर्म करती है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड का. द नाइट्रिक एसिड थस फॉर्म रिएक्ट्स विद एल्कलीज प्रेजेंट इन द सॉइल. जो नाइट्रिक एसिड जो फॉर्म हुआ है ये रिएक्ट करता है, जो सॉइल पे प्रेजेंट है एल्कलीज उसके साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म नाइट्रेट्स, और फॉर्म करता है नाइट्रेट, मीन्स नाइट्रेट बनाता है. फिर ये जो नाइट्रिक एसिड है जो सॉइल पे एल्कलीज प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट्स बनाता है, विच आर देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. फिर इसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. ये तो आपके 2 थे, नेचुरल फिक्सेशन बाय नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटिंग. अब है आपका आर्टिफिशियल, जो मैन मेड है, जो इंसान खुद करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन. Large amount of free atmospheric nitrogen are used for production of many chemical compounds such as ammonia, nitric acid, etc. जो लार्ज अमाउंट में बहुत सारी हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे केमिकल के प्रोडक्शन में, केमिकल कंपाउंड्स के प्रोडक्शन में, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, इसके प्रोडक्शन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है. अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी फर्टिलाइजर्स. अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में, सच एज अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड एक्सेट्रा. इन सब के प्रोडक्शन में अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है. और अमोनिया और नाइट्रिक एसिड में हमारा यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. दीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स. ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, एंड प्लांट्स कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन्स. और प्लांट्स इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स में. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र. द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन सर्कुलेशन. जो नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है हमारे बायोस्फीयर के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच, जैसे कि हमारे एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब के बीच जो नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है इसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन्स द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर मोर और लेस एट अ कांस्टेंट. जो नाइट्रोजन साइकिल होती है हमारे जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा है, ये कम है, ये कांस्टेंट है, इसको मेंटेन करती है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग लाइटिंग टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होती है, मतलब एक दूसरे से रिएक्शन करती हैं एटमॉस्फेयर में जब लाइटिंग होती है और फॉर्म करती हैं, ये बनाती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड. द सेम हैपेंस ड्यूरिंग कंबस्शन इन फैक्ट्रीज. और इसी तरीके से कंबस्शन में होता है, जब दहन होता है फैक्ट्रीज़ में, मतलब जब आर्टिफिशियली करते हैं कंबस्शन कराया जाता है, जलाया जाता है फैक्ट्रीज़ में.
और इन इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, और जब मोटर व्हीकल्स जो होती हैं उनके इंजन्स में ये कंबस्शन होता है, दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद रेन वाटर, और ये ऑक्साइड फिर रिएक्ट करते हैं रेन वाटर के साथ टू फॉर्म डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और फॉर्म करते हैं मतलब बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मिनरल्स इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं मिनरल्स के साथ जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और फॉर्म करते हैं नाइट्रेट्स। प्लांट्स टेक इन दीज नाइट्रेट्स थ्रू देयर रूट्स एंड कन्वर्ट दैम, और प्लांट्स फिर इन नाइट्रेट्स को अपने रूट्स के थ्रू लेते हैं अपने अंदर और इसे कन्वर्ट कर देते हैं फिर इन प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए अब आपको ये डायग्राम के थ्रू नाइट्रोजन साइकिल शो की गई है। नाउ मूव ऑन। एनिमल्स ऑब्टेन प्रोटीन्स दे नीड, एनिमल्स ये जो उनको प्रोटीन्स की नीड होती है ये ऑब्टेन करते हैं बाय ईटिंग प्लांट्स, बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, प्लांट्स खाकर और दूसरे जानवरों का फ्लैश खाकर। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स इवेंचुअली डाई, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, द नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन टू गिव अमोनिया, तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स ये टूट जाते हैं और देते हैं अमोनिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इंटू नाइट्रेट, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया को नाइट्रेट्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स में बी स्टोर्ड इन ह्यूमस एंड लीच्ड फ्रॉम द सॉइल टू एंड कैरीड टू लेक्स एंड इन स्ट्रीम्स। नाइट्रेट्स हमारे जो होते हैं नाइट्रेट्स ये ह्यूमस में भी स्टोर हो सकते हैं और इन्हें सॉइल से भी निकाला जा सकता है और ले जाया जाता है इन्हें झील और झरनों तक। They may also be converted to free nitrogen denitrifying bacteria through a process called denitrification and return to the atmosphere, और इन्हें फ्री नाइट्रोजन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में भी कन्वर्ट किया जा सकता है एक प्रोसेस के जरिए जिसे हम बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, और ये फिर वापस हो जाते हैं, ये नाइट्रोजन वापस हो जाती है एटमॉस्फेयर में। फिर से ये चक्र चलता है, एमोनिफिकेशन होता है, डिनाइट्रिफिकेशन, फिर डिनाइट्रिफिकेशन, इस तरीके से ये पूरा कहलाता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। नाउ यहाँ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ना होमवर्क टाइम, होमवर्क में मैं आपको PDF सेंड करूँगी आपके आंसर शीट की इस चैप्टर के, वो आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, उसे देखकर अपने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज आप बुक पर फिल करेंगे और कल सुबह 8 बजे से पहले आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।